गांधी जी की इकोनॉमिक्स की विचारधारा में कुछ पॉइंट हम लोग और समझते हैं। गांधी जी के हिसाब से एनी एक्सरसाइज ऑन इकोनॉमिक प्लानिंग ऑन अ नेशनल स्केल वुड बी फ्यूटाइल विदाउट अफ्लिफ्टिंग मोस्ट वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। अर्थव्यवस्था के लिए कोई भी योजना बनाई जाए और यदि उस योजना से जो समाज का सबसे ज्यादा वंचित, सबसे दयनीय स्थिति वाला व्यक्ति है, यदि उसका कोई भला नहीं हो रहा है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था गांधी जी की नजर में बेकार है, उसका कोई सेंस नहीं होता। तो एक प्रकार से गांधी जी इनडायरेक्टली ये सजेशन देते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने वाले लोगों को कि आप जब भी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाएं, उसमें जो सबसे समाज में जो सबसे आखिरी पायदान पे खड़ा है, जो सबसे वर्स्ट कंडीशन में है, उसके लिए भी आपकी पॉलिसी में क्या है वो आपको जरूर ध्यान रखना है। यानी कुछ सेलेक्टेड लोगों के लिए इकोनॉमिक पॉलिसीज नहीं होना चाहिए, बल्कि खास तौर पे जो सबसे वंचित वर्ग है उसके लिए इकोनॉमी में क्या है और आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी से उसको क्या लाभ मिलेगा, ये बात सोच करके इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी चाहिए। इकोनॉमिक्स विद एनवायरमेंटलिज्म। गांधी जी ने हमेशा अर्थशास्त्र को पर्यावरण से जोड़ करके देखा है। गांधी जी इसीलिए ओवर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ओवर मैकेनाइजेशन का इसलिए विरोध करते हैं कि जब ओवर इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो जो नीड है और वांट्स है उसकी आवश्यकता हद से ज्यादा बढ़ती है, मटेरियलिज्म आता है, भौतिकवाद आता है, और इस भौतिकवाद की पूर्ति के लिए हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते हैं, कृषि की जगह पर उद्योग लगाते हैं, निर्वनीकरण किया जाता है, मरुस्थलीकरण की समस्याएं खड़ी होती हैं। ऐसे तमाम चीजों के कारण पर्यावरण का नुकसान होने लगता है। इसलिए गांधी जी कहते हैं कि अगर हम अपनी जो वांट्स हैं, हमारी आवश्यकताएं, अगर उनको सीमित कर लें तो उद्योग भी सीमित होंगे, पर्यावरण का नुकसान नहीं होगा। तो गांधी जी एक पक्के पर्यावरणवादी थे, एनवायरमेंटलिस्ट थे, और गांधी जी के इन एनवायरमेंटलिस्ट का जो थॉट है, जो हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं, उसको ग्रीन गांधीज्म के नाम से जाना जाता है। इकोनॉमी मस्ट वर्क टुवर्ड्स इक्वालिटी एंड नॉन एक्सप्लॉयटेशन। गांधी जी का इकोनॉमी पे जो आज का शोषणकारी अर्थव्यवस्था है, जिसमें विज्ञापन के माध्यम से, झूठ, छल, प्रपंच इत्यादि के माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण कर रहा है, गांधी जी इस प्रकार की इकोनॉमी का विरोध करते हैं और बोले अर्थव्यवस्था वही बेहतर है जो समाज में समानता की भावना को मजबूत करता है और कोई भी वर्ग किसी दूसरे वर्ग का शोषण नहीं करता, कंसिस्टेंट विद फुल एम्प्लॉयमेंट, जिसमें पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है। इकोनॉमिक्स में हम लोग जानते हैं पूर्ण रोजगार माने कोई भी आदमी जो काम करने के योग्य है उसको काम मिले, वो बेकार ना बैठा हो, ठीक है, ऐसी स्थिति को कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। प्रोवाइड लो प्राइस्ड कंज्यूमर गुड्स, और जो कंज्यूमर गुड्स हैं वो लोगों को लो से लो कीमत पर मिले, ये अर्थशास्त्र का उद्देश्य और अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होना चाहिए। सोफिस्टिकेटेड इंडस्ट्रीज एंड टेक्नोलॉजीज शुड बी इन पब्लिक सेक्टर हैंड्स। यानी गांधी जी यहां पर इनडायरेक्टली और डायरेक्टली भी प्राइवेट सेक्टर की मनाही नहीं करते। यानी समाज में जब हमारी अर्थव्यवस्था होगी तो उसमें पब्लिक सेक्टर भी होंगे, प्राइवेट सेक्टर भी होगी। सोशलिज्म के समान गांधी जी कंप्लीटली पब्लिक सेक्टर की बात नहीं करते और ना ही लिबरलिज्म की तरह ये कंप्लीटली प्राइवेटाइजेशन की बात करते। इसीलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि गांधी वो विचारधारा है जिसमें समाजवाद और उदारवाद दोनों की विशेषताएं पाई जाती है, लेकिन दोनों की अच्छी विशेषताएं, दोनों में जो बुरा था गांधी जी ने उसको निकाल दिया। तो गांधी जी कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर भी होंगे इकोनॉमिक्स में और पब्लिक सेक्टर भी होंगे, लेकिन जो देश के लिए, समाज के लिए महत्वपूर्ण है, सोफिस्टिकेटेड है, वे सारे संवेदनशील उपकरण, संवेदनशील तकनीक, संवेदनशील उद्योग पब्लिक सेक्टर के हाथ में होंगे। प्राइवेट सेक्टर भी होंगे, लेकिन पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, सबको ऊपर बताए गए सिद्धांत के हिसाब से काम करना होगा, अर्थात नॉन एक्सप्लॉयटेशन होना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, लो कॉस्ट कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन होना चाहिए, ये तमाम चीजें, ठीक है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इन द हैंड्स ऑफ मासेस। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन के साधन कैपिटलिज्म में या लिबरलिज्म में वो कुछ चुने गुने पूंजीपतियों के हाथ में थी, सोशलिज्म में वो मजदूर वर्ग के हाथ में थी। गांधी जी यहां कहते हैं जो उत्पादन कर रहा है उसके हाथ में होगा, उत्पादन करने वाले व्यक्ति के हाथ में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होगा, न पूंजीपति के हाथ में होगा, न वर्कर के हाथ में होगा। और जब ऐसा होगा कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन माने जिस वस्तु की मदद से हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन चार होते हैं, कैपिटल, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप इत्यादि, ठीक है, लैंड, ये चार मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं।
इन पे जब मासेस यानी उत्पादन करने वाले व्यक्ति का हक होगा तो उससे उस वस्तु से जो उससे उन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से जो उत्पादन किया जा रहा है उसके साथ व्यक्ति का अपनापन जुड़ा होगा और वो पूरी मन और मेहनत लगा करके काम करेगा, कोई वर्ग किसी का शोषण नहीं कर पाएगा। इस प्रकार से गांधी जी कहते हैं कि समाज में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। गांधी जी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का सपोर्ट नहीं करते, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है सबके पास समान मात्रा में संसाधनों का होना। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है जिस व्यक्ति की जितनी आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुसार उसके पास होना। उदाहरण के लिए अगर सबको 100-100 रुपए बांट दिया जाए, ये इक्वल ट्रीटमेंट है। लेकिन इक्विटेबल ट्रीटमेंट क्या है? पहले पता करें किसके पास कितना है, किसकी आवश्यकता कितनी है। जिसकी आवश्यकता 10 रुपए की उसको 10 देना, जिसकी आवश्यकता 50 की उसको 50 देना, जिसकी 100 की उसको 100 देना। इसको कहते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। तो गांधी जी समाज में जिसकी जितनी आवश्यकता उसको उतना मिले, इस सिद्धांत से काम करते हैं और अर्थव्यवस्था का भी यही उद्देश्य होना चाहिए। इससे समाज में समता मूलक वितरण होगा, समान वितरण नहीं। ठीक है। रिवाइवल ऑफ विलेज इकोनॉमी। गांधी जी अपने इकोनॉमिक सिद्धांत में कहते हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो अंग्रेजों के आने के पहले भारत में थी, वही अर्थव्यवस्था आजादी के बाद भी भारत में होनी चाहिए। इसलिए गांधी जी अर्थव्यवस्था को विलेज लेवल से शुरू करना चाहते हैं और इसको गांधी जी कहते हैं विलेज इकोनॉमी को रिवाइव करने की जरूरत है। फिर से विलेज इकोनॉमी की पुनर्स्थापना, क्योंकि गांव सक्षम होंगे। आजादी के समय भारत में 7 लाख गांव थे, 1945 की बात है। तो गांधी जी कहते हैं कि 7 लाख गांव जब सक्षम हो जाएंगे तो पूरा देश अपने आप सक्षम हो जाएगा। मशीन इज गुड व्हेन इट सर्व्स मैन बट नॉट व्हेन इट सीक्स टू मास्टर हिम। गांधी जी मशीन को लेकर स्टेटमेंट देते हैं कि मशीन तभी तक अच्छा है जब तक वह मनुष्य की सेवा करे, मनुष्य के उद्देश्यों की पूर्ति करे। लेकिन मशीन जिस दिन खुद मनुष्य का मालिक बन जाए, स्वामी बन जाए, उस दिन मशीन जो है वो खराब है, बेकार है। ठीक है। यही बात साइंस के बारे में कही जाती है, क्योंकि मशीन साइंस का सिनोनिमस है कि साइंस इज अ गुड स्लेव बट बैड मास्टर। उसी प्रकार गांधी जी कहते हैं कि मशीन और टेक्नोलॉजी इज गुड स्लेव एंड बैड मास्टर। यानी जब तक मशीन को आप अपना गुलाम बना के रखोगे तब तक बेहतर है, लेकिन जिस दिन हम मशीनों के गुलाम हो जाएंगे, मशीनों के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे, उस दिन मशीन हमारे लिए फिर घातक हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अब ये हो गया गांधी जी की इकोनॉमिक्स थॉट पिछले और इस वीडियो में मिला के। अब देखते हैं गांधी जी और इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी माने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गई थी और गांधी के आने के 30 साल पहले। ठीक है। गांधी जी आए 1915 में। तो गांधी जी के आने के पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कुछ उदारवादी नेताओं का जो है प्रभाव था। दादा भाई नौरोजी थे, फिरोज शाह मेहता थे, ठीक है, और डब्ल्यूसी बनर्जी, ऐसे कई लोग थे जिनका जो कब्जा था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में था। बाद में गोपाल कृष्ण गोखले इत्यादि का भी कंट्रीब्यूशन इंडियन नेशनल कांग्रेस में है। तो जब गांधी जी इंडियन भारत आते हैं तो उन्होंने पहले ही कह दिया था मैं कोई राजनीतिक पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं किसी दूसरे की विचारधारा से प्रभावित होने नहीं आया, मैं अपनी विचारधारा से लोगों को प्रभावित करूंगा। तो जिनको मेरी विचारधारा अच्छी लगेगी वो मेरे साथ आएंगे, मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगा। तो शुरू में जब गांधी जी आए और अपनी विचारधारा का यहाँ पर प्रदर्शन किया, तो जो कांग्रेस के उस समय के लोग थे, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, ठीक है, और सरदार पटेल और भी जेबी कृपलानी, ऐसे बहुत सारे लोग थे उस समय जो उस समय यंग थे और गांधी जी की विचारधारा से वो सहमत नहीं थे। वो गांधी जी की विचारधारा को ओल्ड डेटेड, ठीक है, और तकिया रूसी विचार मानते थे और बोले अहिंसा और चरखा और इन सारे सिद्धांतों से, सत्याग्रह के सिद्धांतों से आजादी नहीं मिलने वाली है। तो इनिशियली डिफरेंसेस, प्रारंभ में इंडियन नेशनल कांग्रेस और गांधी के बीच में डिफरेंसेस थे। Only a minority within INC shared Gandhi's view. कांग्रेस के भीतर कुछ ही लोग थे जो गांधी जी के विचार से सहमत थे, लेकिन सीन चेंज्ड आफ्टर 1990, 1919 के बाद। 1919 में क्या हुआ? गांधी जी 1916 से भारत में काम करने लगे। 15 से 16 एक साल भारत भ्रमण किया, साबरमती आश्रम की स्थापना की, भारत को स्थिति को समझा। फिर 17 में उन्होंने आंदोलन किया, चंपारण का सत्याग्रह किया, अहमदाबाद का सत्याग्रह किया, खेड़ा का सत्याग्रह किया। इन सत्याग्रहों में सफलता। फिर गांधी भारत आए तो प्रथम विश्व युद्ध में उन्होंने भारतीयों ब्रिटिश की मदद करने के लिए भारतीयों से गुहार लगाई। इसके बाद रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग इत्यादि की घटनाएं, इन सारी घटनाओं के बाद गांधी जी का एक जो चेहरा है वो एक नेता के रूप में उभर करके आया और गांधी जी की फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस में मान सम्मान और उनकी जो लीडरशिप है उसको मानना शुरू हुआ। और इसी कारण 1920 से 1942 तक का जो टाइम पीरियड है भारतीय इतिहास में और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में, वो गांधी युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अब कांग्रेस यानी गांधी और गांधी यानी कांग्रेस। कांग्रेस के अंदर
गांधी जी सर्वे सर्वा हो गए, प्रमुख व्यक्ति हुए कांग्रेस के अंदर, सारे विचारधारा, सारी आइडियोलॉजी, सारी प्रिंसिपल और सारी जो गाइडलाइंस है सब गांधी के द्वारा प्रोवाइड किए जाते थे और गांधी को कंपीट करने वाला दूसरा कोई व्यक्ति कांग्रेस में नहीं था। हाँ, इसका यह मतलब नहीं है कि कांग्रेस में हमेशा गांधी की चलती थी, और भी लोग थे, लेकिन गांधी सेंटर ऑफ ग्रेविटी थी, ठीक है, सेंटर में गांधी हुआ। तो ये जो लगभग 22-23 साल का जो समय है, ये गांधी एज के नाम से जाना जाता है। 1942 के बाद एक बार पुनः स्थिति बदलती है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी के बीच में एक बार फिर से दूरी आ जाती है, और ये दूरी इतनी ज्यादा हो जाती है कि गांधी अपने आप को कांग्रेस से अलग थलग कर लेते हैं, और यहां तक कि वो कांग्रेस को समाप्त करने की भी रिकमेंडेशन करते हैं। तो अभी देखते हैं हम, गांधी जब 1922 से कांग्रेस में एक्टिव हुए तो उन्होंने कांग्रेस के भीतर क्या क्या परिवर्तन किया। गांधी के पहले जो कांग्रेस था वो दिशा विहीन थी, उनकी कार्य करने की एक ही मेथोडोलॉजी होती थी, प्रार्थना पत्र लिखना ब्रिटिश सरकार को कि हमें फलानी समस्या इसको दूर कर दो, ठीक है। इसके अलावा उनके पास कोई दूसरी मेथोडोलॉजी नहीं हुआ करती थी, ठीक है। उसमें ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं था, गिने चुने उस समय के जो पूंजीपति जमींदार टाइप के लोग थे, पढ़े लिखे लोग, वही कांग्रेस के मेंबर हुआ करते थे, ठीक है। यहां तक कि अंग्रेज लोग भी उसके मेंबर हुआ करते थे। तो एक प्रकार से कांग्रेस पूर्ण रूप में भारतीयकृत नहीं था। तो गांधी जी आए तो उन्होंने कांग्रेस के भीतर क्या किया, मास पार्टिसिपेशन। अब गांधी के आने के बाद कांग्रेस में मजदूर वर्ग, कृषक वर्ग, स्त्री वर्ग, कामगार वर्ग, पूंजीपति वर्ग, पढ़े लिखे वर्ग, अनपढ़ वर्ग, सभी प्रकार के लोग अब गांधी को अपना आदर्श मानने लगे और कांग्रेस को अपनी पार्टी मानने लगे, ठीक है। मैनी वेज ऑफ प्रोटेस्ट। गांधी के पहले मैं बताया आपको, विरोध प्रदर्शन करने का एक ही तरीका था, प्रार्थना पत्र, चिट्ठी लिखना। गांधी ने कई तरीके अपनाए, सत्याग्रह के अंदर उन्होंने कई तरीके अपनाए, सिविल डिसोबीडियंस, हड़ताल, हिजरत, ऐसे कई तरीके गांधी जी ने लाए। बोले हम कई तरीकों से हड़ताल करेंगे और सारे हड़ताल प्रोटेस्ट करेंगे और सभी प्रोटेस्ट हमारे नॉन वायलेंट होंगे। तो ये नए नए सिद्धांत गांधी जी इसमें लेकर के आए। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, गांधी जी के पास दक्षिण अफ्रीका का, अंग्रेजों के साथ टक्कर लेने का काफी गहरा अनुभव था, जो कि इसके पहले कांग्रेस में जो लीडर थे उनके पास ये अनुभव नहीं था। डायनामिज्म माने एक तो गतिशील बना दिया कांग्रेस को, दूसरा ये कि कई पर्सपेक्टिव से चीजों को सोच करके पॉलिसी बनाना। फिर डायरेक्शन, कोई दिशा नहीं थी कांग्रेस की, कांग्रेस बना क्यों है, कांग्रेस क्या करेगा, कांग्रेस का अल्टीमेट जो लक्ष्य है वो सफलता प्राप्त करना है, इंडिपेंडेंस प्राप्त करना है, क्या करना है, ये कुछ क्लियर नहीं था। लीडरशिप, कोई विशेष बड़ा कोई लीडर कांग्रेस के भीतर थे नहीं, जो थे वो चंद गिने चुने लोगों के लीडर कहलाते थे, जनता के लीडर नहीं कहलाते थे। गांधी जी ने अपनी वेशभूषा, अपनी चाल ढाल, अपनी रहन सहन और कॉमन लैंग्वेज, लोगों की जानने वाली भाषा में बात करना, लोगों की तरह रहना, इन तमाम तरीकों से यह साबित कर दिया कि आम आदमी से लेकर खास आदमी तक गांधी जी सबके नेता हैं। तो ये तमाम प्रॉपर्टीज के कारण गांधी 1920 से 1942 तक सुप्रीम लीडर रहे कांग्रेस के, ठीक है। Thus गांधी became synonymous of INC, और इस प्रकार 1920 से 42 तक गांधी यानी कांग्रेस यानी गांधी। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण दौर था गांधी के लिए। 1942 ऑनवर्ड्स, 1942 के बाद यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान से ही जो वाइड डिफरेंस ओवर मेनी इश्यूज, कांग्रेस में और गांधी जी के बीच में कई मुद्दों पर, छोटे छोटे मुद्दों पर, इसके पहले छोटे छोटे मुद्दों पर होते थे विरोध, लेकिन अब बड़े बड़े मुद्दों पर असहमति बनने लगी। उदाहरण के लिए मैंने कुछ लिखे हैं, जैसे QIM माने क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस उसके लिए तैयार नहीं थी, और इसीलिए गांधी जी ने यहां पर स्टेटमेंट दिया था कि मैं एक मुट्ठी रेत से कांग्रेस को खड़ा कर सकता हूं, ठीक है। तब जब गांधी जी ने धमकाया था तब जाकर के सहमत हुए थे, लेकिन वो अंदर से सहमत नहीं थे। कैबिनेट मिशन के जो भी प्रस्ताव थे, आप इंडियन पॉलिटी में पढ़ चुके होंगे, उन प्रस्तावों से गांधी जी सहमत नहीं थे, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी उस समय जवाहरलाल नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद, ये सब लोग सहमत थे। पार्टीशन, विभाजन से गांधी जी बिल्कुल भी सहमत नहीं थे, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चाहती थी कि अब ऐसी स्थिति आ गई है कि विभाजन के अलावा कोई हल नहीं है। गांधी जी बोले मैं इसका हल निकालूंगा, मुझे मौका दीजिए, मुझे वक्त दीजिए, पार्टीशन मत कीजिए, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली पार्टीशन हुआ। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, गांधी जी पहले से ही कंस्ट्रक्टिव माने संरचनात्मक कार्यवाही, गांधी जी का यह सिद्धांत था कि कांग्रेस के लोग जनता के बीच में जाएं, जनता के साथ घुल मिल करके काम करें, छुआछूत और जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं के खिलाफ कांग्रेस जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़े। लेकिन अब कांग्रेस धीरे धीरे एरिस्टोक्रेटिक होती जा रही थी, जनता तो उसका जुड़ाव कम होते जा रहा था, तो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स आगे भी कंटिन्यू रखें, ऐसा गांधी जी का विचार था, और ये लोग बोले कि अब जरूरत उसकी नहीं है। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का स्वरूप कैसा होगा आजादी मिलने के बाद। गांधी जी चाहते थे प्रेसिडेंशियल फॉर्म होगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, और ऐसी डेमोक्रेसी होगी जो हमने इसके पहले पढ़ा है,
ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस में उस समय अंबेडकर आ चुके थे, ये सब पढ़े लिखे लोग, रामास्वामी अय्यर, आयंगर वगैरह ये लोग थे। इनका कहना था कि गांधी जी के जो विचार है वो बहुत आउटडेटेड है और गांधी जी के हिसाब से काम नहीं हो सकता। खास करके पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से गांधी जी को बड़ी नफरत थी और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को गांधी जी कहते थे स्टरलाइट विमेन, यानी बांझ महिला, ठीक है। और इसके पहले उन्होंने ब्रिटेन संसद को की तुलना एक प्रोस्टिट्यूट से भी किया था, ठीक है। तो इस प्रकार से, लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या कि हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाया, ठीक। टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान कैसा बनेगा, गांधी जी चाहते थे कि गांधीयन प्रिंसिपल के हिसाब से संविधान बने, जिसमें ग्राम स्वराज और पंचायती राज, डिसेंट्रलाइजेशन और उनके हिसाब से इकोनॉमिक्स हो, उनके हिसाब से राइट्स को कम महत्व दिया जाए, ड्यूटीज को ज्यादा, ये तमाम बातें थी। लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या कि हम लोगों ने, अच्छा, गांधी जी इस बात से भी सख्त नाराज थे कि हमें विदेशी संविधान स्वीकार नहीं करना। गांधी जी कह रहे थे दुनिया भर के संविधानों में से हमने चीजों को लिया है, जहां जहां से हम संविधान ले रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज हैं। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी आवश्यकता अलग हिसाब से है, हम देसी संविधान बनाएंगे, ठीक है, जो हमारी जरूरतों के हिसाब से होगा। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ कि 60 से ज्यादा देशों का संविधान से पढ़कर के हमने अपना संविधान बनाया है और उसमें 75% हिस्सा तो जो ब्रिटिश सरकारों ने बनाया वही है, ठीक है, और 25% बाहर से है, माने उसमें तो 4-5% कहीं अगर कोई हमारा है तो है। गांधी कहते थे ऐसा संविधान जो विदेशी है, विदेशी स्रोत का है, विदेशी विचारों वाला है, वो संविधान हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमने आजादी की लड़ाई ही लड़ी थी स्वराज के लिए, यानी अंदर से मुक्त होना तमाम चीजों से, ठीक है। तो इस इकोनॉमिक्स, गांधी जी चाहते थे ग्रामीण अर्थव्यवस्था हो, नेहरू जी चाहते थे शहरी अर्थव्यवस्था हो, गांधी चाहते मशीनीकरण कम से कम हो, ये चाहते थे मशीनीकरण ज्यादा से ज्यादा हो, गांधी चाहते थे कृषि का विकास हो, नेहरू जी चाहते थे उद्योगों का विकास हो। तो ऐसे तमाम डिफरेंसेस, ठीक है, नॉन वायलेंस पे अब इनकी आस्था नहीं रह गई। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कांग्रेस और गांधी जी की विचारधारा में मेल नहीं खा रहा था और 42 के बाद धीरे धीरे अल्टीमेटली गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस में दूरी बढ़ती गई और आजादी के बाद गांधी जी 18 महीने गांधी जी जिए हैं आजादी के बाद, और इस 18 महीने में गांधी जी अपने आप को एकदम अलग थलग उन्होंने रखा है। कांग्रेस के लोगों से मिलना जुलना ना के बराबर हुआ करता था और जब इधर स्वतंत्रता की जश्न मनाया जा रहा था भारत और पाकिस्तान में दोनों जगह, तो गांधी जी जो हिंसा हुई थी, हिंदुओं ने मुसलमानों को और मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा था, उस हिंसा में अपने आप को झोंक दिया था, उनके साथ सिंपैथी के साथ काम कर रहे थे और जो दोनों देशों के बीच में हिंसा हो रही थी उस हिंसा को रोकने के लिए आमरण अनशन करके गांधी जी बैठ गए थे। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता बाद में, पहले ये समस्या है वो उसको देखनी है। तो कुल मिलाकर के ये था और इन्हीं सब समस्याओं के कारण अल्टीमेटली गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को हमने बनाया था आजादी प्राप्त करने के लिए, वो हो चुकी है, अब कांग्रेस में वो बात नहीं रह गई और कांग्रेस उस प्रकार के भारत के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है जिसका सपना मैंने देखा था। कांग्रेस का काम पूरा हो चुका है, कांग्रेस को समाप्त करके एक नया दल बनाना चाहिए और उस दल का नाम होना चाहिए सेवक संघ, ठीक है। गांधी जी ने कहा था सेवक संघ, जो जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के बीच में जाकर के काम करेगी। इस प्रकार की कांग्रेस हमें अब नहीं चाहिए, ऐसे विचारधारा गांधी के थे, ठीक है। अब अगली बात हम देखते हैं गांधी एंड पार्टीशन, गांधी एवं विभाजन। तो पैशनेटली कंसर्न्ड विद अवॉइडिंग पार्टीशन एंड वाज Shattered when it occurs। गांधी जी विभाजन के सख्त खिलाफ थे, ठीक है। क्यों थे हम आगे और देखेंगे। और गांधी जी जब विभाजन हुआ तो बुरी तरह से टूट चुके थे, सैटर्ड हो चुके थे, ठीक है। तो गांधी जी को विभाजन बिल्कुल भी हृदय से स्वीकार नहीं था, ठीक है। गांधी डिफाइंड एंड लुक्ड इंडिया मोर अ सिविलाइजेशन एंड नॉट एज अ टेरिटरी। गांधी की दृष्टि में भारत एक केवल भौगोलिक क्षेत्रफल नहीं था जिसकी टेरिटरी कन्याकुमारी से कश्मीर और यहां से वहां ऐसा लगता हो, ऐसा नहीं। गांधी की दृष्टि में भारत एक सभ्यता है और जब गांधी जी भारत बोलते थे तो उसमें आज का पूरा भारत, मतलब आज का पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश, म्यांमार और ये तमाम जो है, जो कभी कभी भारतीय सभ्यता के अंग रहे हैं, तो अखंड भारत गांधी की नजर में जो भारतीय सभ्यता से बिलोंग करते हैं, गांधी जी ने उस भारत का सपना देखा था। भारत की वो सभ्यता जिसमें सब सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना है, वसुधैव कुटुम्बकम की भावना है, सत्य अहिंसा की भावना है, विभिन्न धर्मों को सहन करने की भावना है, आपस में हिंदू मुसलमान लड़ जाएं, ऐसी भावना भारतीय संस्कृति की नहीं। तो गांधी जी ने का कहना था कि भारत एक संस्कृति है और विभाजन का मतलब होगा भारतीय संस्कृति का खंड खंड हो जाना, भारतीय संस्कृति के मूल सिद्धांतों का अमान्य हो जाना, उनका झूठा हो जाना, ठीक है। इंडियन सिविलाइजेशन इज ट्रू, पार्टीशन इज फॉल्स। इसलिए गांधी जी ने कहा था कि पार्टीशन जो है वो झूठा है, भारतीय संस्कृति ही असल है। और उन्होंने पाकिस्तान को और
विभाजन के बाद ये कहा भी था कि ये विभाजन टेम्परेरी है। गांधी जी ने कभी दिल से स्वीकार नहीं किया विभाजन को। उनका मानना था ये विभाजन टेम्परेरी है, एक दिन फिर से एकीकरण होगा और एक दिन फिर से भारतीय संस्कृति की जय होगी। ऐसी विचारधारा गांधी जी की थी। गांधी फॉट फॉर इंडिपेंडेंस टू प्रोटेक्ट इंडियन आइडेंटिटी। गांधी का कहना था कि मैंने आजादी की लड़ाई इसलिए नहीं लड़ी कि हम आजाद होकर के एक टेरिटरी पाले। हमने टेरिटरी के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, हमने भारतीय पहचान के लिए लड़ाई लड़ी, जिन पहचानों को अंग्रेजों ने खत्म कर दिया था। और भारतीय पहचान क्या है? सर्वधर्म समभाव, सर्वे भवन्तु सुखिनः, वसुधैव कुटुंबकम। ये तमाम फीलिंग्स भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता के अंग हैं। हमने हर धर्म को जगह दी है, हर धर्म के साथ सहानुभूति और टॉलरेशन से काम किया है। कोई एक धर्म के नाम पर, जात के नाम पर लड़ाई मार काट, ये सब भारतीय संस्कृति का अंग नहीं था, ये अंग्रेजों ने फैलाया। इसलिए गांधी जी कहते हैं कि मैंने जिन इंडियन वैल्यूज के लिए, जिस इंडियन आइडेंटिटी की लड़ाई लड़ी थी, मुझे वो इंडिया चाहिए। ठीक है, ठीक है। पार्टीशन इंप्लाइड दैट द ग्राउंड्स ऑन व्हिच ही हैड फॉट वर फॉल्स। विभाजन यह साबित करता है कि जिन सिद्धांतों के लिए, जिन भारतीय पहचानों के लिए गांधी लड़ा, और अगर वो पार्टीशन हो गया, इसका मतलब कि वो सारे सिद्धांत, जिन सिद्धांतों को लेकर गांधी जी लड़ाई लड़े, वो सिद्धांत बेकार है। गांधी जी ने लाख हिंदू मुस्लिम एकता की कोशिश की। धर्म के आधार पर गांधी जी ने कभी भी लड़ाई झगड़ा को ना तो स्वीकार किया, ना उनको बढ़ावा दिया, लेकिन अल्टीमेटली धर्म के नाम पर भारत में दो टुकड़े हो गए। ये गांधी जी के लिए असहनीय रहा। He urged Hindus and Muslims both not to accept Jinnah two nation theory। जिन्ना का एक सिद्धांत था, दो राष्ट्र सिद्धांत, जो मैं इसके पहले पढ़ा चुका हूं। उसको टू स्टेट थ्योरी या टू नेशन थ्योरी भी कहते हैं, जिसमें जिन्ना का मानना और खास करके मुस्लिम लीग का मानना यह था कि इस भारत के अंदर दो देश बसते हैं, हिंदुओं का एक मुसलमान का, और इन दोनों देशों को अलग हो जाना चाहिए, इसी में दोनों की बेहतरी है। इसी को कहते हैं टू नेशन थ्योरी या टू स्टेट थ्योरी। ये जिन्ना द्वारा दिया गया था। इसको गांधी जी ने कभी दिल से स्वीकार नहीं किया और इन्होंने हिंदू मुसलमानों को भी रिक्वेस्ट किया कि जिन्ना के इस बात को मत मानो। ठीक है, भारत सबका देश है, भारत सबकी भूमि है, हम सब मिलकर रहेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। गांधी जी ने कहा मैं मुसलमानों को गारंटी देता हूं मेरे रहते कि उनको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये तमाम बातें जो है गांधी जी ने कही, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि जिन्ना की बात को और जो भी और भड़का रहे हैं विभाजन, उनकी बात को मत सुनो, विभाजन मत होने दो। लेकिन उस समय का सत्ता का नशा ऐसा था कि विभाजन अल्टीमेटली होकर के रहा। ठीक है, he urged government of India to give Pakistan its agreed share। और जब विभाजन हो ही गया तो गांधी जी ने दोनों देशों से रिक्वेस्ट किया कि अब वैमनस्यता मत रखो, हिंसा मत करो। और भारत सरकार से उसने कहा कि पाकिस्तान को जो हिस्सा देना चाहिए था, जो दिया जाना चाहिए, जो एग्रीमेंट हुआ है, वो हिस्सा उसको दे दो। हालांकि कांग्रेस ने बाद में इसका विरोध किया था, बोले हम नहीं देंगे, बाद में देंगे, दुनियादारी। लेकिन गांधी का कहना था कि विभाजन तो हो ही चुका है, जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया, तो अब आगे की चीजों को रोकने से कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण विचारधारा गांधी के। 7 sins, 7 पाप गांधी के द्वारा बताए गए हैं। तो गांधी वार्नड पीपल ऑफ 7 sins which had potential to destroy the life। गांधी जी ने ऐसे 7 पापों का उल्लेख किया है जो मनुष्य के जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। ठीक है, ये गांधी जी का ओरिजिनल थॉट नहीं था, ओरिजिनली गिवन बाय फ्रेडरिक लुईस। इंग्लैंड में एक व्यक्ति थे जिन्होंने ये सिद्धांत दिया था, फ्रेडरिक लुईस। बाद में गांधी जी ने यंग इंडिया, उनकी जो अपनी पत्रिका थी, उसमें 1925 में इसको छापा था। तो वो 7 पाप कौन है जिसको गांधी जी ने भी स्वीकार किया था और एज इट इज छाप दिया था? वो है वेल्थ विदाउट वर्क, यानी बिना परिश्रम के धन यदि हमारे पास है तो वो पाप है। दूसरा, प्लेजर विदाउट कंसाइंस, बिना अंतरात्मा के आनंद, माने हमारी अंतरात्मा चेतन ही नहीं है, हम चेतन नहीं है, आनंद भोगे जा रहे हैं, ऐसा आनंद भी पाप है। ठीक है, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, बिना चरित्र के ज्ञान पाप है। कॉमर्स विदाउट मोरालिटी, बिना नैतिकता के उद्योग धंधे, इकोनॉमिक्स जो है वो पाप है। ह्यूमैनिटी, मानवता के बिना साइंस जो है वो पाप है। और बिना त्याग के धर्म पाप है, और बिना सिद्धांतों के राजनीति पाप है। तो ये 7 पाप गांधी जी ने एक्सेप्ट किए हैं, जो कि फ्रेडरिक लुईस ने बताए थे। ठीक है, तो ये 7 पाप आपको ध्यान रखना है और जीवन में कोशिश करनी है। आजकल खास करके जो 7वां सिद्धांत है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल कोई प्रिंसिपल नहीं है किसी भी पॉलिटिक्स का। एक समय था जब अगर हम कहते थे कि ये बीजेपी है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, ये है, तो उनके कुछ कोर प्रिंसिपल। आज किसी को किसी की कोर प्रिंसिपल से या प्रिंसिपल से ही मतलब नहीं है और पॉलिटिक्स बिल्कुल प्रिंसिपल लेस हो चुकी है। गांधी जी कहते हैं पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल इज वर्थलेस इवन इट इज सिन। ठीक है, अब 2 और कॉन्सेप्ट में आपको बताता हूं जो क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड है।
7 deadly virtues, sorry 7 heavenly virtues and 7 deadly sins, मतलब 7 स्वर्गीय सुख या 7 स्वर्गीय सद्गुण और 7 खतरनाक पाप। ये क्रिश्चियनिटी का कॉन्सेप्ट है और ये बाइबल में भी कहीं लिखा हुआ है, लेकिन क्रिश्चियनिटी में ऐसे उनके संतों द्वारा कहा गया है और गांधी जी इनको मानते थे और इसके बारे में गांधी जी ने कहीं कुछ लिखा छापा पढ़ा नहीं है, गांधी जी का इन पर विश्वास था, ठीक है, और वो उससे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, तो आपको ध्यान रखना। तो क्रिश्चियनिटी के हिसाब से 7 हेवनली virtues 7 स्वर्गीय सद्गुण कौन कौन से हैं? नंबर 1 प्रूडेंस, प्रूडेंस माने विवेक, विजडम, जस्टिस यानी न्याय, टेम्परेंस माने संयम, पेशेंस, करेज यानी साहस, फेथ यानी विश्वास, होप यानी आशा और चैरिटी माने दान देना। ये 7 सद्गुण हैं जो मनुष्य के अंदर होने चाहिए और 7 डेडली 7 खतरनाक पाप। तो यहां के जो 7 डेडली सिंस हैं और ऊपर के 7 सिंस हैं, दोनों में अंतर है, ठीक है। इधर 7 जो खतरनाक पाप हैं क्रिश्चियनिटी के हिसाब से, पहला है प्राइड यानी अभिमान, ग्रीड यानी लालच, व्रेथ माने क्रोध, एनवाय का मतलब शत्रुता का भाव, ईर्षा का भाव, द्वेष का भाव, लस्ट यानी वासना, ग्लूटोनी, ठीक है। ग्लूटोनी का मतलब होता है एक प्रकार से ग्रीड और ग्लूटोनी एक दूसरे के लगभग समान है, लेकिन ग्रीड का मतलब केवल मॉनेटरी ग्रीड से है और ग्लूटोनी का मतलब होता है अतृप्तता, इनसफिशिएंसी। हमारे पास जो कुछ भी है कभी भी उससे संतुष्ट नहीं होते, अतृप्त रहते हैं। ये अतृप्तता मन में पाप है, ठीक है। और स्लॉथ माने हिंसा, ठीक है। तो ये 7 चीजें हैं जो कि पाप की कैटेगरी में आती हैं। इस प्रकार से गांधी जी के ये सिद्धांत खत्म हो गए। एक और वीडियो में गांधी जी पे आने वाला बनाऊंगा, जो कुछ और छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हैं जो गांधी जी के बच गए हैं, उसके बाद में कुछ होमवर्क में आपको दूंगा और कुछ एक आध चैप्टर मैं खुद भी बताऊंगा, जैसे गांधी में और मार्क्स में क्या समानता है, फिर गांधी और अम्बेडकर के विचारों में, गांधी और सुभाष चंद्र बोस के विचारों में, गांधी और नेहरू के विचारों में, ठीक है। तो वो मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, आने वाले समय में, या हम लोग जब कभी इंडियन मॉडर्न इंडियन में पढ़ेंगे, अम्बेडकर को अच्छे से पढ़ेंगे, अम्बेडकर भी हमारे थिंकर में है, तो जब हम इनको अम्बेडकर, नेहरू इत्यादि को पढ़ लेंगे तो हम अपने आप अंतर करने में क्या करेंगे, ठीक है। थैंक यू।